नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पिछले कुछ दिनों से नागरिकता से जुड़े तमाम पहलुओं पर अलग अलग मंचों से बहस चल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने एनपीआर को अपडेट करने का फैसला किया है, जिसके बाद कई लोग एनपीआर और एनआरसी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो आज के विशेष में हम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर से जुड़े तमाम पहलुओं की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एनपीआर है क्या, जानेंगे एनपीआर की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है और इसका मकसद क्या होता है। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि एनपीआर और जनगणना के बीच का फर्क क्या है। इसके साथ ही एनपीआर, जनगणना और एनआरसी को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हाल फिलहाल में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर काफी सुर्खियों में है। इसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहा जाता है। दरअसल ये देश के स्वाभाविक निवासियों की समग्र पहचान का एक डेटाबेस है। यानी एनपीआर देश के सभी स्थानीय निवासियों का ब्यौरा है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर सामान्य रूप से भारत में रहने वालों या यूजुअल रेजिडेंट्स का एक रजिस्टर है, यानी भारत में रहने वाले स्वाभाविक निवासियों का एक रजिस्टर। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज्यादा समय से रह रहा है तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज होगा। भारत में रहने वालों के लिए एनपीआर के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नाम से ही सजेस्ट होता है, एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देश में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो इस देश के नागरिक हैं या विदेशी हैं और यहाँ आकर के रहते हैं, उनकी गणना करके जब रजिस्टर में एंट्री की जाती है तो उसको हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करते हैं। सिटीजन्स के अलावा जो नॉन सिटीजन्स हैं वो व्यक्ति जो यूजुअली यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, और यूजुअल रेजिडेंस का मतलब है जो या तो पिछले 6 महीने से एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है या 6 महीने या उससे अधिक रहने के लिए वो रहना चाहता है, तो उसको अपना नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में एंटर कराना होता है। नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रूल्स, नागरिकता पंजीयन और राष्ट्रीय पहचान पत्र आवंटन नियम 2003 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार होता है। नागरिकता कानून 1955 को 2004 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत एनपीआर के प्रावधान जोड़े गए थे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 14A में ये प्रावधान तय किए गए कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। केंद्र सरकार देश में हर नागरिक का रजिस्टर तैयार कर सकती है और इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी गठित की जा सकती है। नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। तब 2011 में जनगणना के पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आधार से जोड़े जाने के बाद 2015 में इसे अपडेट किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के 2003 में रूल बनाए गए और उन रूल्स में ये प्रावधान किया गया जिसमें रजिस्ट्रार जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वो सिटीजन्स का एक तो रजिस्टर बनाएगा और दूसरा जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनकी गणना करेगा। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसका प्रावधान रूल 3 सब रूल 4 में किया गया है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का मकसद देश के स्वाभाविक निवासियों की समग्र पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। इसमें भौगोलिक और बायोमेट्रिक जानकारी दोनों हो सकती है। एनपीआर तैयार करने में हर स्थानीय निवासी के नाम, माता पिता, लिंग, वैवाहिक स्थिति,
पति पत्नी का नाम, घर के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, वर्तमान पता, निवासी की अवधि, शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय की जानकारी मांगी जाती है। इसे नोट करके उसकी रसीद भी दी जाती है। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस बार एनपीआर करने का काम अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जनगणना कार्य के साथ अपडेट किया जाएगा। सवाल उठता है कि एनपीआर के मुताबिक स्थानीय निवासी कौन है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल करने के लिए स्थानीय निवासी का अर्थ किसी स्थान पर 6 महीनों या उससे ज्यादा समय से रहा व्यक्ति है। उस स्थान पर अगले 6 महीनों या उससे ज्यादा वक्त तक उसी स्थान पर रहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसमें लोगों की ओर से दी गई सूचना को ही दर्ज किया जाएगा। देखिए, एनपीआर में जो 2010 में किया गया और जिसको 2015 में किया गया, उसमें बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी गई। किसी व्यक्ति का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसकी माताजी का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो क्या कार्य करता है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इस तरह के 15 कॉलम, 15 डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब की गई थी। इस बार जो एनपीआर का प्रयोग किया जा रहा है उसमें सिर्फ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के अलावा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन का भी प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन का प्रावधान करने के लिए कहा जा रहा है वो मैंडेटरी नहीं है। एनपीआर लाने का उद्देश्य देश के हर स्थानीय निवासी की पहचान का संपूर्ण डेटाबेस तैयार करना है। सरल शब्दों में यह देश हर नागरिक की जानकारी को एक जगह इकट्ठा करने का काम है। सरकार अपनी योजनाओं को तैयार करने, धोखाधड़ी को रोकने और हर परिवार तक स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए एनपीआर का इस्तेमाल कर सकती है। यानी एनपीआर से मिली जानकारी का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के लाभ देने में किया जा सकता है, जिससे ये व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे और सही लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इन योजनाओं में बैंकिंग और बीमा सेवाओं से जुड़ी योजनाएं हैं। सूचनाओं का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और छात्रावास में दाखिला देने और छात्रवृत्ति देने में हो सकता है। खेती से जुड़ी योजनाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक और खेती के लिए ऋण से जुड़ी योजनाएं इनमें शामिल हैं। जमीन, संपत्ति और शेयर के रजिस्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एनपीआर का इस्तेमाल स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में भी किया जा सकता है। रोजगार के लिए भी इसका इस्तेमाल संभव है। वहीं आपदा प्रबंधन के नजरिए से भी एनपीआर बेहद कारगर है। दिव्यांगता, वृद्धावस्था पेंशन और फ्रीडम फाइटर से जुड़े मसलों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि देश में कितने लोग रह रहे हैं और किस क्षेत्र में किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब सरकार समय समय पर अपनी अलग अलग स्कीम बनाती हैं जो जनता के बेनिफिट के लिए होती हैं, उसके लिए ये जनगणना और जो पॉपुलेशन रजिस्टर हुए होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ तो संवैधानिक अधिकार हैं जो सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं। तो उसके लिए भी ये जानकारी कि हमारे देश में कितने विदेशी लोग रह रहे हैं और कितने हमारे देश के सिटीजन हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना एनपीआर डेटा पर आधारित है। इसे बाद में विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को तय करने के लिए उपयोग किया गया था। आयुष्मान भारत, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और सौभाग्य जैसी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए एनपीआर की सूचनाओं का उपयोग किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर में लोगों की ओर से दी गई सूचना को ही सही माना जाता है। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से 24 दिसंबर को मिल गई है। इसके जरिए देश में रहने वाले लोगों की पहचान का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। एनपीआर को लेकर लोगों के बीच जो अफवाह और भ्रांतियां हैं उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूर करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि एनपीआर से किसी की नागरिकता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को भी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनपीआर के लिए किसी तरह के कागजात या सबूत की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोई दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं, बायोमेट्रिक भी नहीं मांगा जा रहा है, स्व सत्यापन माना जाएगा। हमें जनता पर यकीन है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना। 2015 में इसका अपडेशन हुआ, तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि जनगणना की इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने पर 8,754.23 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं एनपीआर की प्रक्रिया को लागू करने पर 3,941.35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जनगणना की प्रक्रिया के दायरे में देश की पूरी आबादी आएगी, जबकि एनपीआर को बनाने के लिए असम को छोड़कर देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनपीआर को लेकर स्थिति स्पष्ट की। अमित शाह ने कहा कि एनपीआर में आम आदमी जो सूचना देंगे उसके आधार पर जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। इसके लिए किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन डेटाबेस के जरिए ही जनता के हित से जुड़ी योजनाएं बनती हैं। एनपीआर से सरकार आगे की योजना तैयार करती है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। एक दो चीजें नई हैं, जिसमें घर में कितने, घर का एरिया क्या है, घर में पशु कितने हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें नई है, जिसके आधार पर राष्ट्र की सारी योजनाओं का एक खाका बनता है। मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के सर्वे न हुए होते तो हम आज देश में हर गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा सकते। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। एनपीआर से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, इसके नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है। और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है। अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता। और अभी भी उनको ये सारी सुविधाएं न मिले, इसीलिए कुछ ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि वो सबसे बात करके ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एनपीआर में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर इसका दुरुपयोग किया जा सके। संवाद करूंगा, ऑब्जर्व भी करेंगे, मैं भी बात करूंगा और मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बंगाल के गरीबों को इससे होने वाले फायदे से बंगाल के गरीब और केरल के गरीब वंचित रह जाए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी राज्य एनपीआर से जुड़ जाए। हर राज्य अपना इसके लिए एक अधिकारी तय करेगा, जो जनगणना अधिकारी होगा, और राज्य सरकार के कर्मचारी ही ये करेंगे। तो वही भारत सरकार तो सब जगह करने नहीं जाने वाली है। तो और कोई इसके सवाल उठाकर देख ले, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग हो सके। भारत की जनसंख्या गणना की प्रक्रिया दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या गणना प्रक्रिया है।
देश में जनसंख्या का काम हर 10 साल बाद होता है। ऐसे में अगली जनसंख्या गणना 2021 में होनी है। जनसंख्या गणना का ये काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में अप्रैल-सितंबर 2020 तक प्रत्येक घर और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्या की गणना का काम होगा। राष्ट्रीय महत्व के इस काम को यानी कि एनपीआर को पूरा करने के लिए 30 लाख कर्मियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। जनगणना 2011 के दौरान ऐसे कर्मियों की संख्या 28 लाख थी। डेटा संकलन के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल का इस्तेमाल जनसंख्या गणना का काम गुणवत्ता के साथ जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। ऐसे में ऐप से एक बटन दबाते ही डेटा भेजने का काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा और इसके इस्तेमाल में भी आसानी होगी, ताकि जनता के लिए नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए तय मानकों के अनुसार सभी जरूरी जानकारियां तुरंत उपलब्ध हों। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोगों में एनपीआर, सेंसस और एनआरसी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत लोग इन तीनों को या तो एक ही समझने की भूल कर देते हैं या फिर इसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी समझ बैठते हैं। इसलिए इन तीनों के फर्क को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के स्वाभाविक निवासियों का एक रजिस्टर है। एनपीआर का मकसद देश के स्वाभाविक निवासियों की समग्र पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। एनपीआर समय समय पर अपडेट होता रहता है। 2021 में होने वाले जनगणना से पहले एनपीआर का काम 2020 तक पूरा किया जाएगा। जैसे एनपीआर का काम 2011 की जनगणना से पहले 2010 में पूरा कर लिया गया था। 2015 में भी सरकार ने इसे अपडेट किया था, जबकि जनगणना हर 10 साल में ही होती है। एनपीआर में भौगोलिक और बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध होगी, जबकि जनगणना में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जाती है। जैसा कि मैंने कहा, सेंसस का सवाल यह है कि आपकी जनगणना होती है कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, किस आयु वर्ग के हैं, और उनके लिए स्कीम बनाई जाती है। पॉपुलेशन रजिस्टर में जितने देशी और विदेशी सब लोग रह रहे हैं उनकी गणना की जाती है और उनकी एंट्री की जाती है, और इसको हम तालुका लेवल पर, गांव लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर ये रजिस्टर बनाए जाते हैं। पिछले करीब 130 साल के इतिहास में हर 10 साल में पुख्ता आंकड़े जारी करने का काम जनगणना के जरिए होता है। इसकी शुरुआत 1872 में हुई, जब भारत के अलग अलग हिस्सों में पहली जनगणना की गई थी। इसके बाद साल 1949 में सरकार ने जनसंख्या के बढ़ने और घटने के आधार पर इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर एक व्यवस्थित जनगणना करने का फैसला किया। जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को गांवों और वार्ड जैसी प्रशासनिक स्तर की आखिरी इकाइयों के साथ भी साझा किया जाता है। जनसंख्या से जुड़े ब्लॉक स्तर के आंकड़े परिसीमन आयोग को भी मुहैया कराए जाते हैं, ताकि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में इसका इस्तेमाल हो सके। सर्वेक्षणों और अन्य प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आंकड़ों को यदि जनसंख्या के आंकड़ों के साथ लिया जाए तो नीतियों के निर्धारण में इनकी अहम भूमिका है। इन आंकड़ों की मदद से रोजगार का सृजन भी सरकार करती है। कि ये दोनों बातें जो हैं आज से नहीं हो रही हैं। जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली बार 2011 में हुई थी, अभी 2022 में 2021 में फिर से जनगणना होगी। और जनगणना से पहले पिछली बार के हिसाब से पिछली जनगणना के बाद 2015 में और अब फिर इसके जो है आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना रहे हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो एक आधार होगा, जो नेशनल रजिस्टर जो सिटीजनशिप का बनाया जाता है, जो सिटीजनशिप रूल में, उसके लिए वो आधार होगा।
एनपीआर में जहां भौगोलिक जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी लेने की व्यवस्था है, वहीं जनगणना में डेमोग्राफिक जानकारी के अलावा आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, माइग्रेशन, डिसेबिलिटी पर विस्तार से और प्रामाणिक जानकारी ली जाती है। जनगणना करने वाले किसान और खेतीहर मजदूरों से जुड़े आंकड़े, लिंग, गैर घरेलू उद्योग में कामगारों का व्यावसायिक वर्गीकरण, व्यापार व्यवसाय से संबंधित आंकड़े भी इकट्ठा करते हैं। लिंग और साक्षरता दर, कस्बों की संख्या, स्लम और उनकी आबादी पर विस्तृत सर्वे होता है। पीने लायक पानी, ऊर्जा, सिंचाई, खेती करने के तरीके, घर कच्चा है या पक्का, इसे लेकर भी जानकारी ली जाती है। जनगणना में देश के नागरिक ही शामिल होते हैं, जबकि एनपीआर के तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज्यादा समय से रह रहा है तो उसका ब्यौरा भी दर्ज किया जाता है। एनपीआर में लोगों से मिली मौखिक सूचना को ही दर्ज किया जाता है। लोगों के बायोमेट्रिक डाटा के जरिए योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। जनगणना के अंदर आप देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसका पूरा डिटेल लेते हैं, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जा रहा है। लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके लिए रूल में प्रावधान है। और नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाने से आपको फायदा ये होता है कि उसमें सिर्फ जो देश के सिटीजन हैं उन्हीं की एंट्री होती है, और सिटीजन्स की एंट्री चाहे वो देश में रह रहे हैं या देश के बाहर रह रहे हैं, उनकी गणना नेशनल सिटीजन रजिस्टर में भी होती है और उनको सिटीजनशिप का कार्ड भी इशू किया जाता है। लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में न केवल सिटीजन्स की एंट्री होती है, लेकिन विदेशी व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहे हैं उनकी भी गणना करके उसकी भी एंट्री की जाती है, ताकि हमें पता लगे कि हमारे देश में कितने विदेशी लोग रह रहे हैं, और अपने देश की जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, और किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो या कोई भी जो उनको अधिकार दिए जा रहे हैं उनका कोई दुरुपयोग ना हो, इन सब के लिए अगर कोई रूल और कायदे कानून आपको बनाने होते हैं तो ये जो हमें डाटा मिलता है, ये डाटा उसके लिए एक आधार बन जाता है, और उसके बेसिस पे सरकार अपनी नीतियां भी बनाती है, अपने कायदे कानून भी बनाती है। अब हम बात करते हैं एनपीआर और एनआरसी से जुड़े फर्क को लेकर। एनपीआर को जहां नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाता है, वहीं एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहलाता है। आपको बता दें कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। फिलहाल पूरे देश में एनआरसी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, और ये केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम के लिए किया गया था। वहीं एनपीआर पूरे देश में लागू होता है। एनआरसी का संबंध नागरिकता से है और एनपीआर का संबंध देश में रहने वाले लोगों की पहचान से है। एनपीआर में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, जबकि एनआरसी में दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। एनआरसी में वैध नागरिकों की एक सूची जारी की जाती है। सूची में शामिल लोगों को ही देश का नागरिक माना जाता है। एनपीआर और एनआरसी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। लोगों में व्याप्त भ्रांति इस बात को लेकर भी है कि एनपीआर के जरिए नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा और एनपीआर में दस्तावेज की मांग की जाएगी, जबकि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है। एनपीआर नागरिकता देने वाला कानून नहीं, बल्कि नागरिकों की पहचान का डेटाबेस तैयार करने वाली एक व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।